हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिमालयन मोनाल ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी अल्मोड़ा टाउन से दातू विलेज तक, जो कि दारमा वैली में लोकेटेड है, और यहीं से मिलते हैं ब्रेथटेकिंग व्यूज़ ऑफ पंचाचोली पीक्स। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है मिड हिमालय से हाई हिमालयन क्रैश जोन। और इस जर्नी के एंड पर हम रुकेंगे एक ब्यूटीफुल से लोकल होम स्टे में जो कि दातू विलेज में है, और फिर वहीं से विजिट करेंगे मैजेस्टिक न्यूला ग्लेशियर नियर पंचाचोली बेस रीजन। अगर आपने मेरे पंचाचोली और न्यूला ग्लेशियर के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें मिलेगी आपको एक नई कहानी कुछ बेहतरीन से शॉट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप रिसर्च पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ वेजिटेशन ट्रांजिशन क्लियरली विजिबल होता है पाइन फॉरेस्ट से मिक्स्ड हिमालयन वेजिटेशन तक। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 120 किलोमीटर है, और पिथौरागढ़ से धारचूला के बीच का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 90 to 95 किलोमीटर है। और फिर धारचूला से दातू विलेज पंचाचोली दारमा घाटी तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर का है। और ये जो रोड है इसका जो मैक्सिमम पैच है वो काफ़ी उबड़ खाबड़, काफ़ी ख़राब एक रास्ता है, क्योंकि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो लैंडस्लाइड होते रहते हैं। इसकी वजह से बीआरओ रोड बनाती है पर वो रोड को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ जाने का फ़ैसला करें तो मौसम को भी ज़रूर ध्यान में रखें। तो अब हम घाट नाम की जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंट्री ले रहे हैं, और अब हम पिथौरागढ़ मेन जो सिटी है उसकी तरफ अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। और फिर पिथौरागढ़ सिटी से हम जाएंगे धारचूला, एंड देन धारचूला टू दातू। अब हम एंटर कर रहे हैं काली रिवर वैली जोन में। धारचूला सिटी जस्ट अभी हमने क्रॉस किया है, और धारचूला जो सिटी है वो बेसिकली इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है, और यहाँ से दारमा वैली का जो रियल माउंटेन टेरेन है वो स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। इस रास्ते के बगल में जो आप रिवर एक देख रहे हैं बहते हुए, यही काली रिवर है। रोड यहाँ से थोड़ा नैरो और लैंडस्लाइड प्रोन जोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस रूट पर जब आप ड्राइव करते हैं तो उस वक्त आपको हिमालयन जियोलॉजी का जो रॉ एक्सपोजर है वो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सीनिक भी है और साथ ही साथ काफ़ी चैलेंजिंग भी है। धारचूला से आगे जब हम निकलते हैं तो हमारी जो पहली डेस्टिनेशन है वो तवा घाट है। तवा घाट पे आपको दो तरफ कटती हुई सड़कें दिखेगी, और आपको अगर दारमा वैली जाना है तो आपको लेफ़्ट वाली सड़क को ही पकड़ के चलना है। अगर आप राइट साइड को जाएंगे तो आप वहाँ से चौंदास वैली की तरफ जा सकते हैं। वो तवा घाट से फिर शोभला, दर, नागलिंग, बालिंग, दुक्तू, और फिर आखिर में आता है दातू, जो कि हमारी मंजिल है। ये पूरा जो स्ट्रेच है वो काफ़ी सीनिक है, लेकिन इक्वली चैलेंजिंग भी है। रोड्स की जो कंडीशन है वो मिक्स्ड है, काफ़ी पेवेड है, काफ़ी रफ पैचेस हैं, और जैसे जैसे हम दुक्तू के पास पहुंचते हैं वैसे वैसे ये सफ़र और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और एडवेंचरस होता चला जाता है। जो ख़राब पैच अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, ये शोभला नाम की जगह पे था। ये यहाँ पे बेसिकली एक ब्रिज था जिसके कुछ जो वायर्स होते हैं वो उस वक्त टूट गए थे, और उसका रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो ये एक अल्टरनेट रूट वहाँ से काटा गया था। बट अगर अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे आप इस रूट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप
सीधे ब्रिज से होकर के जा सकते हैं, जिसको अब सही कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक शार्प टर्न था, रेतीला रास्ता, मडी एकदम, जिसमें गाड़ी को भी दिक्कत हो रही थी। तो जब आप अगर इस जगह पे जाने का प्लान करें, तो अगर आप अपनी व्हीकल से जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसा व्हीकल ले जाएं जिसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो। और अगर आप 4x4 ले जाएं तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप 2x4 लेके जा रहे हैं तो वो भी इनफ है, बस ग्राउंड क्लियरेंस का ध्यान रखें। अदरवाइज़ नहीं तो आप धारचूला से टैक्सी सर्विस के थ्रू भी जा सकते हैं। वहाँ से रेगुलर बेसिस पे टैक्सीज़ निकलती हैं, जैसा आप ये बोलेरो, सुमो वाली टैक्सीज़ हो गई, ये भी मिलेंगी आपको। और अगर आपको दूसरी टैक्सीज़ चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं, जिसको आप हायर भी कर सकते हैं और शेयरिंग बेसिस पे भी आप जा सकते हैं। मैं जब भी पहाड़ों पर ट्रैवल करता हूँ तो जो ये टर्न्स होते हैं रास्ते के, कभी लेफ़्ट कभी राइट, हम घूमते रहते हैं गाड़ी में। हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट होता रहता है और हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लीन होते रहते हैं। तो ये जो टर्न्स हैं ये मुझे बहुत पसंद हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मेरा साथ ही साथ इनसे ऐसा व्यू दिखता है मुझे टर्न्स पे। बेसिकली हर बार आप गेस नहीं कर सकते कि आपको कैसा व्यू दिखेगा। हर टर्न के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक नई कहानी उभर के आ रही है सामने, और हर टर्न अपनी एक खूबसूरती को लेकर के मेरे सामने आता है। तो क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। हमारा जो ये चैनल है इसमें मैंने ये जो लॉन्ग वीडियो है ये पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे आप ज़रूर अपने सजेशंस दें कि मैं कैसे चीज़ों को, चाहे वो एडिटिंग से रिलेटेड हो, म्यूज़िक से रिलेटेड हो, वॉइस ओवर से रिलेटेड हो, या क्लिप्स को उनका जो प्लेसमेंट है बेसिकली वो, उस पर अगर आप मुझे कुछ सुझाव दे सकें तो ज़रूर दें, ताकि जो मुझसे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं इस फील्ड में, मैं उनसे चीज़ें सीख सकूं और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप तक और क्लियरिटी के साथ पहुंचा सकूं। तो आप जैसा देख सकते हैं वीडियो में, ये जो रास्ते हैं कई जगह पे, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि काफ़ी पैचेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ख़राब हैं। ये जो वीडियो है ये बेसिकली नवंबर के महीने की है, तो इसलिए
इस टाइम पे अभी भी आपको चीज़ें उतना रफ़ नहीं दिख रही हैं। मैं इस एरिया में जस्ट बरसात के बाद भी गया हूँ, सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में भी गया हूँ। तो मैंने उस टाइम पे चीज़ों को और एडवर्स देखा है। तो इसलिए मेरा सजेशन आप सबके लिए ये रहेगा कि अगर आप जाना चाह रहे हैं, अपने इन्जॉयमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि आपका इन्जॉयमेंट ख़राब हो या कुछ आपको मुसीबत का सामना करना पड़े, तो मेरा एक सजेशन है कि आप मॉनसून टाइम को ख़ास तौर पे स्किप करें, और मॉनसून के जस्ट बाद जाना भी एकदम स्किप करें। मॉनसून के जाने के 1 महीने बाद आप चले जाएं, लाइक सितंबर के महीने से आप जाना शुरू करें, एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम। तो आप फिर विंटर्स में चले जाएं। विंटर एक्सपीडिशन होता है, जब स्नोफॉल होता है तब भी वहाँ पे लोग रहते हैं होम स्टेज में, तो वहाँ पे आप समर टाइम पे चले जाएं, मॉनसून के बाद चले जाएं, और फिर विंटर्स में चले जाएं, तो तीनों टाइम का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक और ऑसम सा ऑफ रोड पैच बालिंग गांव से पहले, और अभी हम जो है नागलिंग पहुंचने वाले थे, और नागलिंग के बाद आता है बालिंग, बालिंग के बाद फिर आएगा दुगतू और फिर दांतू। तो जो ये आप खराब पैच देख रहे हैं, ये आपको देखने को ज़्यादातर मिलेगा तवा घाट से पहले। जैसे आप धारचूला से निकलेंगे तो थोड़ी देर के बाद तवा घाट पहुँचने से पहले का पैच भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, जो कि काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन है। लैंडस्लाइड फ्रिक्वेंटली होता है, तो उसकी वजह से रोड ख़राब हो जाती है। और फिर उसके बाद आपको दिखेगा नागलिंग से पहले शोभला जो जगह थी, उसके आगे कई जगह पे आपको ये ऐसा खराब पैच देखने को मिलेगा। शोभला के आगे दर एक गांव है जो कि काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन है, और वहाँ पे जो रोड है वो बेसिकली टूटती रहती है। तो इसलिए अगर आप मौसम का ध्यान रखें तो आपका सफ़र और आपका एंजॉयमेंट और बेहतर होगा। पूरे रास्ते में आपको जगह जगह पे कई सारे वाटरफॉल्स छोटे बड़े दिखेंगे। इस वीडियो में भी आपको कई सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिखे होंगे, जो कि काफ़ी एक पानी का स्रोत भी हैं। और अगर आप इन एनी केस अपने साथ पानी लाना भूल जाते हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इन जो स्रोत हैं इनसे पानी भर के भी सीधे पी सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी है मैक्सिमम जो स्रोत हैं उनमें सीधे ग्लेशियर से आ रहा है पानी, जो कि काफ़ी साफ़ पानी है। हमने तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र तय कर लिया था धारचूला से। अभी हम पहुंच चुके हैं बालिंग गांव के पास। बालिंग गांव के पास आपको ये ब्रिज देखने को मिलेगा। सेम ऐसा ही ब्रिज आपको नागलिंग गांव के पास भी दिखेगा, और नागलिंग गांव जो है वो बालिंग गांव से पहले आता है। नागलिंग गांव आएगा, फिर बालिंग गांव आएगा, बालिंग के बाद आपको देखने को मिलेगा दुगतू, और दुगतू से फिर आप पाएंगे दांतू। ब्रिज से जब आप आगे बढ़ेंगे और एक मोड़ के बाद आप बालिंग गांव में पहुंच जाएंगे। बालिंग गांव में रोड के राइट साइड में नीचे की तरफ आपको ये वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जिनका शेप इग्लू शेप है। ये बेसिकली टूरिस्ट रेस्ट हाउसेस हैं, जिनमें आपको बेडिंग, फूड और वॉशरूम की सारी फैसिलिटीज़ एक डिसेंट प्राइस पे अवेलेबल है। इनका डिटेल वीडियो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम बालिंग गांव के बारे में डिस्कस करेंगे, और बालिंग गांव से ही फिर हम जाएंगे वैक्सी बुग्याल, और वैक्सी बुग्याल से चिपा ग्लेशियर। बालिंग गांव से आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं दुगतू और दांतू गांव में, जहां से पंचाचूली का एक ऑसम सा व्यू आपका वेट करता है। और वहां आप कई सारे होम स्टेज में रह सकते हैं, जहां आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। और अगर आप अलग सा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वहाँ पर रिजॉर्ट्स भी हैं। तो डिपेंड करता है आपका क्या बजट है ट्रैवल का। और हम रुके थे दांतू गांव में भूपेश दत्ताल जी के होम स्टे पे। तो वहाँ की बात करें या दूसरे होम स्टेज की बात करें, हम सब जगह आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत प्यार से आपका ख्याल रखेंगे।
बस ये भी है कि आप अपना बिहेवियर भी अच्छा रखें। तो वो कहते हैं ना, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। तो हम रुके थे और आप देख सकते हैं वीडियो में कि आपको उनके यहाँ पे काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमारे पहाड़ से जुड़े कल्चर से भी रिलेटेड हैं, और अलग अलग टाइप का आपको खाना देखने को मिलेगा। बेसिकली लोकल जो पहाड़ी स्टाइल खाना है वो आपको देखने को मिलेगा। अब पहाड़ में भी क्या है कि अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग खाना चेंज होता है, तो आपको वेज नॉन वेज दोनों यहाँ पे अलग देखने को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ पे आके लोकल कुजीन्स का मज़ा लीजिए, नेचर का मज़ा लीजिए, और अपने एक्सपीरियंस को, अपने एंटरटेनमेंट को और डबल कीजिए। लोगों के साथ आप घुलिए मिलिए, उनके कल्चर में एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, तो आपको एक अलग सा लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा जो आपको काफ़ी पीस और कह सकते हैं कि शांति, इंटरनल जो शांति है वो आपको देगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं आंटी जी, सादा ही कर दीजिएगा। वो कोई नहीं, वो खाली एक दिन में भूख लगेगा तो एक एक खा लिया वाला। मूला बना दे, मूली पराठा बना दे। हाँ। फिर नमक और मिर्च से आज एक हम मिर्च करो उसमें, एक प्लेट में। क्या प्लेट है? उसी प्लेट में निकाल ले। उसमें बढ़िया बनता है। ये जो भैया लोग हैं, ये लोग दूसरी साइड जा रहे हैं शायद। मैंने पूछा इनसे भी। वो बेस कैंप में साइड जा रहे हैं। दूसरी साइड जा रही है। अच्छा, ये दूसरी साइड जा रहे हैं। कल मैं बोल रहा था ना उसको, जो लड़का यहाँ बैठा था, मैंने बोला हम लोग तो वहाँ तक जा रहे हैं, तुम लोग भी चलोगे तो घूमने घूमने चलना साथ में, तुम्हारा भी हाँ थोड़ा ही बना। नई चीज देखने को मिल जाएगी तुम लोगों को। ये वो कह रहे थे कि हम दूसरी साइड जा रहे हैं। ये वाला मिर्च का बना दूं यार? हाँ सब चलेगा दीदी, सब चलेगा। मॉडल का अच्छा होगा, वो फैलता है बढ़िया। मॉडल भी अच्छा होता है। तो रात को टेस्टी खाने के साथ साथ गप्पों का सिलसिला भी चलता रहा और बातों में पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। और सुबह जब मैं बाहर आया तो पंचाचूली का ये औसम सा पीक देख के मैं बस, सुबह की चाय भी मैंने इस औसम व्यू के साथ ही एंजॉय की। सूरज की किरणें जैसे जैसे पंचाचूली पीक्स के ऊपर पड़ रही थी तो वो हर एक घड़ी के साथ अपना कलर भी बदल रही थी। शायद मैं इस कैमरे में आपको पूरी तरीके से वो नज़ारा दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर जब मैं सामने देख रहा था तो पहले वो लालिमा फैली हुई किरणें दिखाई दे रही थी, फिर धीरे धीरे आसमान और नीला होता गया और जो पीक्स थी वो और सफ़ेद होती गई। फिर उसके बाद हम निकले ब्रेकफास्ट के लिए और ये हमारा कमरा था। इसमें जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, जो दरवाज़ा खुला है, बेसिकली वो ऊपर वाला कमरा हमें मिला था। तो डिसेंट सा, गांव में जैसे घर होते हैं हमारे यहाँ पहाड़ में, सेम उसी तरीके से। तो एक ऑसम सा स्टे हमें मिला। एक प्यारा सा घर जिसमें आप नक्काशी देख सकते हैं, कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। और घर से ही हमें पंचाचूली पीक्स के इतने औसम से व्यू दिख रहे थे ना कि ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ से आगे जाए ही ना, पर क्या करते, आगे जाना ज़रूरी था।
दादू गांव से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं और फिर हम वहाँ से निकलते हैं आगे पंचाचूली पीक्स की तरफ। बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि हमें पंचाचूली बेस कैंप के नीचे वाली जो वैली है जहाँ पे बेसिकली ग्लेशियर का स्नाउट है वहाँ तक जाना है। तो वो सोच के हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। सामने जो आपको ग्लेशियर दिख रहा है वो न्योला ग्लेशियर है और ये जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है ये न्योला रिवर है। बेसिकली ये धौली गंगा जो है उसकी एक स्ट्रीम है और फिर धौली गंगा जो है बेसिकली मिलती है काली रिवर पे। तो सामने आप देख रहे हैं पंचाचूली पीक्स की तलहटी पे बसा न्योला ग्लेशियर और उससे निकलता न्योला रिवर। और मुझे दूर से एक बर्फ़ का ब्रिज दिखाई दे रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना उसके पास चला जाए। तो आप देखेंगे मैं स्नाउट की तरफ को जा रहा हूँ, जो सामने आपको ब्लैक सी एक वॉल जैसी दिख रही है तो वो बेसिकली आइस है, वो है ग्लेशियर का स्नाउट। और वो आइस ब्लैक इसलिए दिख रही है क्योंकि वो डेबरी, डस्ट पार्टिकल्स, इस सब की वजह से, धूल मिट्टी इस सब की वजह से वो उसका कलर ब्लैक हो गया है। पर अगर आप उसके ऊपर से धूल को हटाएंगे तो आप नीचे देखेंगे प्योर ब्लू आइस। तो सामने अभी आपको दिखना शुरू हो गया होगा, एक ब्रिज जैसा दिख रहा है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में आगे थोड़ी देर में कि आपको वो ब्रिज काफ़ी नज़दीक से मैं दिखाऊंगा। और वो पूरा बना था बर्फ़ का और हम उस ब्रिज के ऊपर भी चढ़े, तो वो आप अभी देखिए इसमें। आप कभी भी ग्लेशियर टेरेन्स पे जाएं या किसी भी पीक एरिया पे समिट करने के लिए जाएं तो थोड़ा सा आप अपना पहले थोड़ा वॉकिंग या करना शुरू कर दें ताकि आप जब फील्ड में पहुंचे तो आपको परेशानी ना हो। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि हमें घोड़े मिल जाएंगे, खच्चर मिल जाएंगे। कई लोगों का होता है जिनको आइडिया नहीं होता है चीज़ों का, तो वो इस गलतफहमी से क्या होता है कि फिर बाद में उनको परेशानी होती है। तो बाद में परेशानी से आप बच सकें अगर आप पहले ही अपना प्लान बना के चल रहे हैं तो क्यों ना 1 महीना 2 महीना आप थोड़ा अपना फिजिकल वर्कआउट भी शुरू करें ताकि आपको फील्ड में थोड़ा परेशानी कम हो। पूरे मोरेन आप देख पा रहे हैं। मोरेन बेसिकली जो ये लूज रॉक्स हैं, जब ग्लेशियर रिट्रीट होता है पीछे को तो वो अपने साथ जो डेब्रीज उसमें होती हैं वो सारी छोड़ देता है। तो ये जो डेब्रीज हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इनको मोरेन्स बोला जाता है। तो अब आपको जो है वो ब्रिज जो जिसकी मैं बात कर रहा था, आइस का बना हुआ ब्रिज, वो दिख रहा है सामने, वो देखिए। तो अभी हम उसके पास पहुंचने वाले हैं, तो देखते रहिए।
तो अब हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं उस आइस ब्रिज के। आप देख सकते हैं जो बर्फ़ है नीचे की तरफ है, जहाँ पे धूल मिट्टी नहीं पड़ी है, वो कितना वाइट दिख रहा है। और अगर आप पास जाके देखेंगे ना तो ब्लू दिखता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगता है देखने में। और ऊपर बर्फ़ का बना हुआ ब्रिज, नीचे से बहती नदी, और ये जस्ट आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश हुई थी हमारे यहाँ पहुँचने से कुछ दिन पहले भी, तो बारिश की वजह से जो है आप देख सकते हैं पानी काफ़ी गंदा हो रखा है। ये आइस ब्रिज के नीचे जो आप वाइट वाइट पत्थर जैसे देख रहे हैं, ये पूरी आइस है। बेसिकली ये वहीं जो ब्रिज है उसमें से टूट टूट के गिर रहा था, और पानी के साथ बह के ये जो बर्फ़ है ये आगे तक भी गई है। तो अभी आप आगे देखेंगे कि जब हम ये स्नाउट को देख करके, ये ब्रिज को देख के वापस जाने लगे, तो आगे काफ़ी दूर आगे रास्ते में भी ये जो बर्फ़ के टुकड़े थे ये पानी के साथ बह बह के आ गए और किनारे में लगे हुए थे और एकदम सफ़ेद पत्थर की तरह चमक रहे थे। तो ये हैं वो बर्फ़ के टुकड़े जो पीछे जो स्नाउट था। अब आप देखिए वीडियो में कितनी दूर है स्नाउट, और वहाँ से इतने बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े पानी के साथ बह के आ रखे हैं और किनारे पे लगे हुए हैं। पहले तो मुझे लगा ये सफ़ेद पत्थर जैसे क्या चीज़ है, इतना ब्राइट वाइट सफ़ेद पत्थर, मैंने कहा ये क्या है। फिर मैंने पास जाके देखा तो ये बर्फ़ थी।
अगर आप यहाँ आते हैं तो कोशिश करें कि अकेले ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जंगली जानवर भालू हो गए, उनका भी थोड़ा रिस्क रहता है। तो अपने साथ 2 लोग या 3 लोग आप जाएं तो ठीक रहता है। वैसे इतना यहाँ पर फ्रीक्वेंट मूवमेंट नहीं है भालू का, पर सर्दियों में क्या है कि जब बर्फ़ पड़ जाती है तो ऊपर खाने के लिए चीज़ें कम हो जाती हैं, तो भालू नीचे गांव की तरफ को आते हैं। तो उस टाइम पे मैन वाइल्ड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अगर आप जंगल की तरफ या आगे यहाँ स्नाउट की तरफ को आ रहे हैं ट्रैक के लिए, तो अकेले ना आए। अगर आपको हमारी ये दारमा वैली सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम बालिंग गांव पहुँचे और बालिंग गांव से फिर हमने वेक्सी बुग्याल और वहाँ पे जो जीपा ग्लेशियर है उसको हमने विज़िट किया।